सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम दुनिया का भी सबसे बड़ा बांध बनने वाला है जो चाइना निर्माण कर रहा है जिसका, ठीक है, तो उसके बारे में। और जेटसन ओरिन एआई सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। दुनिया में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता की लिस्ट जारी हो गई है और इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में। और महिलाओं का मतदान परसेंटेज, लोकसभा का जो 18th लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें महिलाओं का मतदान परसेंट कितना था, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो पहले तो ये बताओ, जो अभी लेटेस्ट में है वो सबसे लार्जेस्ट बांध कौन सा है, सबसे बड़ा? तो प्रेजेंट में कौन सा है ये बताओ पहले, ठीक है। तो प्रेजेंट में कौन सा है? तो प्रेजेंट में उसका नाम है थ्री जॉर्ज बांध, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, थ्री जॉर्ज बांध। तो ये भी चाइना में ही है, ठीक है। तो थ्री जॉर्ज बांध ये भी चाइना में है। किस नदी पे है? यांगटीसी नदी पे। आपको पता होगा यांगटीसी नदी आप किस लिए याद जानते हो? तो यांगटीसी नदी एशिया की लार्जेस्ट है, ठीक है। तो एशिया लॉन्गेस्ट है, ठीक है, सॉरी। तो एशिया की लॉन्गेस्ट नदी है, तो ये भी आपको पता होगा। तो एशिया लॉन्गेस्ट रिवर है और ये भी कहाँ है? चाइना में, ठीक है। तो चाइना में ये भी स्थित है, तो ये भी आपको पता है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन अभी कौन सा बांध बन रहा है देखो, तो मैप में देखना थोड़ा आप लोग, ठीक है। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है। तो बाकी आपको इधर दिख ही रहा होगा, ये है ना। चलो तो ये देख लो, ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो ये यहाँ पे देखो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो ये तिब्बत से निकलती है और इसको तिब्बत में किसको? सांगपो नदी या यांगपो, सांगपो, आप कुछ भी लिख लो, सांगपो, ठीक है। तो अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है। तो इसको तिब्बत में क्या? सांगपो। तो सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं तिब्बत में इसको, ठीक है। तो सांगपो हो गया। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में कौन से पर्वत से प्रवेश करती है? नामचा। तो तो नामचा बरवा, ठीक है। तो नामचा बरवा पर्वत से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इंडिया में। और अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम होता है ये भी लिख लो आप। तो अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग, ठीक है। तो दिहांग नदी, यार रुकना थोड़ा। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। कौन सा? दिहांग, ठीक है। तो दिहांग के नाम से जानते हैं। और फिर ये असम में जब आती है तो असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र की नदी से, ठीक है। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। देन ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना, ठीक है। तो जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और ये गंगा रिवर इधर से आ रही होती है, ठीक है। तो गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पद्मा नाम से गंगा को जानते हैं और जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र को। और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो इनको मेघना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोग याद रखना। और ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बनता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का। तो अब देखो इसी में बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तिब्बत में ये बांध बनाया जाएगा जो कि क्या होने वाला है? विश्व का सबसे बड़ा बांध होने वाला है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध होने वाला है, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इसको भी कौन निर्माण कर रहा है? चीन निर्माण कर रहा है इसका। ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्माण कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए इतना सब कुछ, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक माजुली द्वीप है ना, जो नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है। नदी पर स्थित किसी भी नदी पर वर्ल्ड में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, जो कहाँ है? असम में, ठीक है। तो असम में ये स्थित है माजुली द्वीप। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और आपको ये येलो रिवर पता है? पीली नदी या येलो रिवर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? इसको हम ह्वांगहो नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ह्वांगहो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं चीन का शोक, ठीक है। तो चीन का शोक अचानक से अपना रास्ता बदलती है और चीन में भयानक बाढ़ आती है। अच्छा देखो, ये जो बांध बन रहा है ना,
ये जो यहाँ पे तिब्बत में बांध बना रहा है ये चाइना, अगर भविष्य में कभी ये बांध टूटता है तो यहाँ पे जितना भी पानी इकट्ठा होगा ना तो ये सारा भारत में प्रवेश करेगा और भारत में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ सकती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इन सब से भारत भी थोड़ा चिंतित हो रहा है कि भाई ये क्या बवाल मचा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सब इतना आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज याद रखना, पहले देखो, पहले लोहित हो गई, लोहित हो गई, इसी पे आप सुना होगा ढोला सादिया का पुल है ना, नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया ब्रिज इसी पे है। लोहित हो गया, दिबांग हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज है, ये याद रखना, लोहित दिबांग हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, ये मेन आप याद रखना, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मानस हो गया, ठीक है, मानस हो गया, और एक ये कामेंग, कामेंग वाला भी इम्पोर्टेंट है, कामेंग भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो कामेंग भी, ये देखो इस मैप में देखो कामेंग भी यहीं पर है, तो कामेंग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी हो गया, सुबनसिरी हो गया, ये सुबनसिरी है, मानस हो गया, और ये भी तीस्ता भी आप लोग याद ही रखना, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र नदी की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ना सब ब्रह्मपुत्र की, सब याद रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अगर नदियों से क्वेश्चन बनता है तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है, ठीक है। तो गोवा में ये त्यौहार मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो मथुरा में, ठीक है। तो मथुरा जो कि यूपी में स्थित है, ठीक है। तो यूपी में सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है, तो देखो अभी ये जेटसन ओरिन ये नाम है उस सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। जेटसन ओरिन ये एआई सुपर कंप्यूटर है, नैनो एआई, ठीक है। तो एआई सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। तो एआई सुपर कंप्यूटर है, नैनो भी आप याद ही रखना, नैनो एआई सुपर कंप्यूटर। नैनो मतलब क्या होता है, छोटा। आप देख सकते हो ये सुपर कंप्यूटर है, इतना छोटा है, ये आपको दिख रहा होगा एग्जाम में, सॉरी पिक्चर में। इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण करने वाली कंपनी है एनवीडिया, ठीक है। तो एनवीडिया कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो आप पता होगा 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये नैनो होता है। इसका आकार किस तरह होगा, तो आकार आप देख सकते हो ये हथेली के आकार का होगा, हथेली के मतलब इतना छोटा होगा, तो हथेली के आकार का होगा, मतलब आपकी मुट्ठी में ये समा जाएगा ये नैनो कंप्यूटर। और इसकी कीमत कितनी होने वाली है, प्राइसिंग कितनी होगी इसकी, तो $249 होगी, ठीक है। तो 249 बहुत ही सस्ता है, मतलब ये तो एक सुपर कंप्यूटर की दृष्टि से ना बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला है। और इसके निर्माण में एआई का यूज होगा और इसका प्रयोग भी एआई के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है, नैनो एआई सुपर जनरेटिव कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। भारत में जो पहला है सुपर कंप्यूटर, तो पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है, ठीक है। और जनक कौन है भारत में सुपर कंप्यूटर का, जनक कौन है ये भी लिखना है। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो भी भारत में 3 शहरों में लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के नाम आंसर दो, ठीक है। चलो तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत में, तो परम 8000, आपने सुना होगा परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और जनक कौन है इसके, तो भारत में जनक है विजय भटकर, तो विजय भटकर जी इसके जनक हैं भारत में। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी, परम रुद्र, ठीक है। तो जो 3 शहरों में लॉन्च किया गया है, ये तीनों क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलो वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है, तो ये कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह है, ये कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है भारत में, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी, तो ये मीराबाई चानू थी, ठीक है। तो मीराबाई चानू इनका नाम बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है। तो आपने सुना होगा मीराबाई चानू को। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है,
तो ये महाराष्ट्र बना है इसका विजेता। और यहीं पर खो खो वर्ल्ड कप भी होने वाला है, ठीक है। तो खो खो वर्ल्ड कप भी होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है, ठीक है। तो सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा है? आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये शीर्ष प्रेषण का अर्थ मतलब रेमिटांस रिसेप्टेंट, ठीक है। तो रेमिटांस याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और 100% आएगा। आप इसको मार्क कर लो मेरी तरफ से, इंपॉर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्या है ना, तो ये रेमिटांसेस है सबसे ज़्यादा किसको, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पहली बात मतलब लिखो पहले। तो देखो, अगर भारतीय है, कोई भारतीय है, वो विदेश गया, ठीक है। तो विदेश गया और वहाँ पे जो कमाया उसने विदेश से कमाई मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने अर्न किया उसको भारत अपने परिवार में भेज रहा है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा आती है ना, उसको रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। तो विदेशों से भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया धन रेमिटांस कहलाता है, ठीक है। तो इस क्रम में देखो, सबसे ज़्यादा भारतीय ही बाहर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत का ही है। कितना है अभी रिपोर्ट अच्छा ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे भारत है। कितना है? 129 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये ग्राफ में देख लो आप। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पर कौन है? मैक्सिको, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना, इनकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पे फिलीपींस है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे फिलीपींस है, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है। तो इन पांचों के नाम आपको याद रखना है रेमिटांसेस में। पाकिस्तान का पूछ सकता है क्योंकि पड़ोसी देश है और अपना चलता भी है। चाइना का भी पूछ सकता है। तो अब इंडिया पहले नंबर पे है, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान, ठीक है। 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा भारत ने ही विदेशों से पैसे चुराए हैं, मतलब कमा के भेजे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जारी हुई है, जीडीपी में रेमिटांस का योगदान, ठीक है। तो किस देश का जीडीपी में रेमिटांस का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो तजाकिस्तान, ठीक है। तो तजाकिस्तान, इसका 45% ऑफ जीडीपी, तो 45% ऑफ जीडीपी जो है ना, वो रेमिटांस से ही प्राप्त होती है। मतलब यहाँ की जीडीपी का 45% बाहर से ही आता है पैसा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा भारत। ये क्वेश्चन आप याद ही रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। इसकी स्थापना कब हुई? पहली बात तो 7 जुलाई को इसकी स्थापना हुई, 7 जुलाई को 1944 में, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। इसी में एक जुड़वा बहन, इसकी जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है? तो जुड़वा बहन कौन है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी 7 जुलाई 1944 को हुई। दोनों की एक साथ स्थापना हुई, इसलिए इनको जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ठीक है। IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वो ये भी वाशिंगटन DC में ही है। हेड कौन है इसका? तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? तो अजय बंगा साहब अभी इसके हेड हैं। ये बहुत टाइम से हो रहे हैं चेंज, अभी तो नहीं हो रहा है। ये अजय बंगा साहब इसके हेड हैं। और IMF की हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की हेड है, ठीक है। तो ये भी आपको इतनी बातें याद रखना है। चलो अब ये बताओ, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, ये सारी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट है यहाँ पे नहीं, तो ये रिपोर्ट है, ठीक है। जारी करता कौन है इनका? तो कौन जारी करता है ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी UPPSC के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो तो बताओ, तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है, ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक UNDP, ठीक है। तो UNDP जारी करता है इसको। बी रेडी रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन
तो वर्ल्ड के लेवल पे यूएनडीपी, जबकि भारत में नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, तो भारत में नीति आयोग जारी करता है। इतनी बातें याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये बताओ। तो ये 27 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो 27 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है कौन सा, इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस। ठीक है, तो इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग कब से हुई है, तो 2020 से इसकी शुरुआत हुई। 2020 में पहली बार मनाया गया था। और महामारी जैसे क्या होता है, आप एग्जाम्पल देखो, प्लेग हो गया, चेचक हो गया, मतलब जिससे बहुत ही मात्रा में मृत्यु होती है, चेचक हो गया। और कौन से, अरे यार ये चेचक लिख गया क्या, चलो चेचक हो गया। और कोविड-19 आपको तो पता ही होगा, कोविड-19 की वजह से ही है ये दिवस मनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, कुछ और दिन है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस दिसंबर 27। अच्छा, 23 दिसंबर को बताओ, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लेना पहले। ठीक है, 23 दिसंबर को कौन सा होता है दिन, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, ये चारों दिन बताओ कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो 23 को होता है आपका क्या, किसान दिवस, तो 23 को सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस। 24 को क्या होता है, 24 को आपको पता हो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी वाला बर्थडे याद है आपको, तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 26 को वीर बाल दिवस। ठीक है, तो वीर बाल दिवस 26 को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को। तो ये कुछ दिन और हैं, इनको भी याद रखना यार। इस बार ना पीसीएस का जो पेपर हुआ था, यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ना 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों में 4-4 दिवस थे, मतलब 8 दिवस क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 8 दिवस। ये ऐसे ही उनको मिलान करना था, या मतलब क्रम में लगाना था कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आजकल एग्जामिनर बहुत ही पूछ रहा है। ठीक है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। अच्छा, तो नवंबर महीने के कुछ ये दिन हैं, तो इनको याद रखना है, नवंबर महीने के। ठीक है, दिसंबर के मैं पहले करा चुका हूँ, तो नवंबर के करो। तो 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्मृति दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 नवंबर विश्व कानूनी दिवस। ठीक है, तो ये 9 नवंबर वाला इंपॉर्टेंट है, विश्व कानूनी दिवस। ठीक है, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, ये भी याद रखना, जिनको मैं मार्क करूँ उनको तो रट ही लेना। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी। ठीक है, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर विश्व बाल दिवस, बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, 20 नवंबर को अब विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस या ट्रांसजेंडर स्मरण दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस या विश्व मत्स्य दिवस, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 21 नवंबर। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु। ठीक है, और 26 नवंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय कानून दिवस, ये भारत में, संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, तो ये सब मनाए जाते हैं। और 29 नवंबर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कोई ज़रूरी नहीं, इसको मत याद रखना। ठीक है, तो ये नवंबर महीने के इम्पॉर्टेंट दिन हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको भी याद रखना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है, अब ये बताओ। पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी 1885 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी, एयो हुइम ने। ठीक है, तो एयो हुइम ने इसकी स्थापना की 1885 में। ठीक है, अच्छा और ये बताओ 1924 का ये जो है ना, 1924 का अधिवेशन है, ओनली टाइम है ये, ओनली टाइम कि जब महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1924 का जो अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। ये एकमात्र बार है जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ये बेलगांव अधिवेशन था, 1924 में हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बेलगाम, ये बेलगाम कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है,
ये ओनली अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अब इसी के अभी हाल ही में 100 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो 100 ईयर पूरे हो गए हैं, इस वजह से इसको याद किया जा रहा है। कब हुआ था ये अधिवेशन? 26-27 दिसंबर को हुआ था 1924 में, ठीक है। चलो जितनी बातें याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं कांग्रेस के, उनके बारे में ओवरऑल जल्दी जल्दी देख लो, बट आपको डिटेल से करना होगा तो अब ये स्लाइडें पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरी स्लाइड रीड नहीं करने वाला, ठीक है। अभी आपको सब पता है, मैंने लिख दिया है सब कुछ एक जगह ताकि आपको सुविधा हो। तो पहला अधिवेशन आपको पता है 1885 में, और अध्यक्ष WC बनर्जी। दूसरा 86 में कलकत्ता में हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, दादा भाई नेरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था, ठीक है। और सैयद बदरुद्दीन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए ये भी थोड़ा याद रखना। फिर वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन चल रहा था तो बनारस में इसका अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी इसमें, बंगाल विभाजन के लिए, ठीक है। वर्ष 1906 ये भी कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू, ठीक है। तो इसमें स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये सब चला। वर्ष 1907 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम याद रखना। और कांग्रेस का विभाजन हुआ, सत्र को स्थगित भी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। वर्ष 1911 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? BN धर, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, इसलिए ये भी याद रखना। वर्ष 1916 लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट थी अध्यक्ष, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 1920 में विशेष सत्र हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके रिलेटेड था। 1922 में गया में हुआ था। अध्यक्ष CR दास थे। तो CR दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया। 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1928 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी हुआ था इसमें, ठीक है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है ना, ये सब पढ़ना है आपको। गांधी इरविन समझौता वगैरह सब इसी में आ गया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। 1938 भी महत्वपूर्ण है, हरिपुरा अधिवेशन है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ये दोनों अधिवेशन मैंने डिटेल से कराए हैं आपको, ठीक है। वर्ष 1946 का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरठ का अधिवेशन है। अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था, ठीक है। चलो, और JB कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे, तो ये भी याद रखना। जो क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा? तो बताओ भाई। अब ये जो चुनाव हुआ 18th लोकसभा का, ठीक है, 18th लोकसभा चुनाव 2024 में तो 18th लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में आयोजित हुआ ये, ठीक है। तो 7 चरणों में ये आयोजित हुआ। कितने मतदाता थे? तो मतदाता कितने थे? टोटल मतदाता कितना था? तो ये आप ऑलमोस्ट 98 करोड़ थे, ठीक है। 98 करोड़ के आसपास थे। और जिनमें से मतदान कितना हुआ? तो मतदान हुआ था आपका 64.6 करोड़, ठीक है। तो 98 करोड़ में से 64.6 करोड़ मतदान हुआ। अब 2019 की तुलना में, तो 2019 की तुलना में कितना? 7.4% इंक्रीमेंट हुआ मतदान में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पुरुषों का कितना मतदान रहा और महिलाओं का। आपको क्या लगता है किसका मतदान ज़्यादा रहा होगा? तो पुरुषों और महिलाओं में कौन जीत रहा है? तो 65.5%, ठीक है।
तो इसको फिर से लिख लो। तो 65.55% पुरुषों का मतदान रहा और 65.78% महिलाओं को। तो महिलाओं को ज़्यादा मतदान में रहा, ठीक है, क्योंकि भाई सब वुमेन सेंट्रिक स्कीम चलाई गई, बहुत ही ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक स्कीम चलाई गई इस बीच। इस वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं उनकी खुशी खिलखिलाते चेहरे। अब देखो महिलाओं के केस में क्या हुआ ना, कुछ और डाटा है जो महिलाओं के लिए, तो ये मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसमें। पुरुषों का कितना, 65.55, ठीक है। अब महिलाओं के केस में है सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मतदान कहाँ किया, सर्वाधिक मतदान धुबरी में, ठीक है। धुबरी कहाँ का है, ये धुबरी असम में है। तो धुबरी असम में कितना, 92% मतदान किया यहाँ महिलाओं ने, यहाँ की 92% महिलाओं ने मतदान किया। न्यूनतम कहाँ हुआ, न्यूनतम हुआ श्रीनगर में, ठीक है। तो श्रीनगर में न्यूनतम मतदान हुआ कितना, 38% महिलाओं का, ठीक है। चलो ये भी आप याद रखना, ये दोनों पॉइंट। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया ने ये काम किया है, ठीक है। तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई, तो धर्मशाला। तो धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ पे ये हाइब्रिड पिच बनाई गई है। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है, तो ये नासा ने, ठीक है। तो नासा ने ये घोषणा की है, ठीक है। तो चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक सबको समझ आ गई होंगी चीज़ें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, ठीक है। आप दोस्तों को अपने भेज जरूर देना, ठीक है। चलो, तो नया साल आ रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे होगे, बट एग्ज़ाम को भूलना मत। आपके फरवरी मार्च में बहुत ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। चलो।